आप सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में अरविंद सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि आप समाज सेवी भी हैं। लगातार जनता की समस्याओं को उठाते रहते हैं। जैसा कि आपने पूर्व में जिला पंचायत का चुनाव भी लड़े थे, आप प्रत्याशी भी रह चुके हैं। लेकिन आज हमारे साथ में एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अरविंद सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, कांग्रेस है, इन अलग अलग पार्टियों की क्या पैठ है जनता के बीच में। क्षेत्र में हर कोई दावा कर रहा है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। तो इसमें हम अरविंद सिंह जी से आज चर्चा करेंगे कि ये पार्टियां कहाँ हैं, इनका कितना जनता के बीच में जनाधार है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में अरविंद सिंह जी जुड़े हैं। सर, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सभी पार्टियां लगातार कह रही हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं। सन 2022 में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम फिर से सरकार बना रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ में आएंगे। 350 पार की बात इस बार कर रहे हैं। वो कहाँ इन पार्टियों को आप देख रहे हैं, इनका दावा कितना सही होने वाला है? क्योंकि हम एक एक करके हर पार्टी के बारे में आज आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जी देखिए जगन्नाथ जी, एक राजनीतिक दल के रूप में जी, हर पार्टी का ये कोशिश होती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं में कैसे उत्साह भरे। अगर कोई पार्टी शुरुआत ही इस बात से करे कि हम नहीं देखेंगे हमारी स्थिति क्या होगी, या हम पता नहीं जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, इस बात से शुरुआत करेगी तो मुझे लगता है बड़ी निराशाजनक शुरुआत होगी। तो ये कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए हर दल को ये कहना ही होता है कि हम बहुत प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, बहुत सारी सीटें आने वाली हैं। तो उसी तरीके से हर दल अपने अपने तरीके से दावा कर रहा है। आने वाली स्थितियां जैसे जैसे चुनाव करीब होगा, हम और ज्यादा ये जान पाएंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। जी, अभी की क्या स्थिति देख रहे हैं बीजेपी पार्टी की आप? देखिए क्योंकि इस बीच आपने देखा जैसे पश्चिमी यूपी में किसानों का आंदोलन जो चलता रहा, इसका भी असर रहा। तब इधर अयोध्या में मंदिर बन रहा है, 80 बनाम 20 का योगी जी का बयान आ रहा है। ये तमाम सारे फैक्टर चल रहे हैं। कहाँ है बीजेपी को आप इस टाइम कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, जितने भी बिंदु आपने कहे, हर बिंदु की एक भूमिका इस चुनाव में होगी और इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन वो कितनी होगी, कहाँ तक होगी, इसको आप स्वतंत्र रूप से खुद भी आप विश्लेषण करेंगे, आप किसानों से बात करेंगे तो समझ में आएगा। धार्मिक मुद्दे कितना प्रभावित करेंगे ये भी आपको समझ में आएगा जैसे जैसे चुनाव और करीब आते जाएंगे। क्योंकि अभी कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें इतनी रुकी हुई हैं कि पूरी तरीके से जनता का मूड समझ पाने में कोई भी इस समय सक्षम नहीं है जी। तो स्थितियां जैसे जैसे और क्लियर होती जाएंगी, जब चुनाव और नजदीक आएगा। अभी तो प्रत्याशियों की भी घोषणा नहीं हुई है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, किसानों का मुद्दा मुझे लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक भूमिका निभाएगा। अब उसको सरकार कहाँ तक इस बात को जस्टिफाई कर पाती है कि वो लाई तो उसके पीछे क्या उसके मंतव्य थे, उसने वापस लिया तो उसके पीछे उसके क्या मंतव्य हैं। इसमें बीजेपी को कितना नुकसान होने वाला है इस चुनाव में? सत्ता का विरोध कितना दिखने वाला था? देखिए, ये डिपेंड करेगा। मैंने कहा ना कि जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे नेता जो पार्टी के हैं वो किस तरह किसानों को ये समझाने में सक्षम रहेंगे कि आखिर वो लाए थे तो क्या फायदे नुकसान थे, या उन्होंने वापस किया तो उसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं। ये लॉजिक तय करेंगे कि किसान कितना उनसे नाराज रहेंगे या कितनी उनकी नाराजगी कम होगी। नाराजगी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जी जी। सर, सपा की कितनी आप मजबूती देख रहे हैं लोगों के बीच में? क्योंकि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अब हमारे भी सपने में श्री कृष्ण आने लगे हैं। उधर जिन्ना की भी एंट्री हो चुकी है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं, तमाम सारे बयानों को? देखिए, राजनीतिक दल है, उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी अपनी अपनी रणनीति है। उस रणनीति के तहत कभी किसी के सपने में कृष्ण आएंगे, किसी के सपने में राम आएंगे। और शायद उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसकी भूमिका रहती है। तो आप जब युद्ध करने जा रहे हैं तो जो हथियार सामने से चलेंगे, उस हथियार के जवाब में आप भी उसी तरह के हथियार निकालेंगे। ऐसा तो नहीं कोई बम लेके खड़ा है और आप लाठी लेके जाएंगे तो कितना लड़ पाएंगे। तो शायद ये वही कोशिश है अखिलेश जी की। और रही बात क्या स्थिति रहेगी, तो मैंने कहा कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा किस तरह के प्रत्याशी वो उतारते हैं, किस तरह से वो वर्तमान सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों के मन में वो ये भर पाते हैं कि नहीं, उनके इस सरकार ने क्या नुकसान किए जनता के लिए। वो आएंगे तो क्या विजन है उनके पास जनता को देने के लिए। जैसे जैसे अभी पूरा घोषणा पत्र भी किसी पार्टी का नहीं आया, ये भी बहुत डिपेंड करेगा। अभी सपा ने भी अपना पूरा घोषणा पत्र नहीं दिया है, भाजपा ने भी अपना पूरा घोषणा पत्र नहीं दिया है। तो जैसे जैसे ये चीजें भी आएंगी तो ये क्लियर होगा कि
इस सरकार में क्या कमियां वो लोगों को बता पाते हैं, वो लोग उस पर विश्वास करते हैं, और अपनी सरकार आने पे वो लोगों को क्या देने वाले हैं, ये इन चीजों पर डिपेंड करेगा कि आने वाला समय कैसा रहेगा। जैसा कि कैराना में नाहिद हसन को आपने देखा, कांग्रेस पार्टी ने मौलाना साहब को टिकट दिया, तमाम सारे जो ये देश विरोधी बयान देते रहे, बीजेपी इनको लगातार कह रही कि ये लोग इनके साथ में खड़े हैं। इनसे इन पार्टियों को जैसे सपा को कितना नुकसान होने वाला है इससे? देखिए, अगर पहली चीज तो ये, अगर किसी ने देश विरोधी बयान दिया है और वो खुलेआम घूम रहा है इस तरीके से, और वो सक्रिय राजनीति में है, उसका विरोध नहीं हो पा रहा है, अंकुश नहीं लगा पा रही है सरकारें, तो ये सरकारों का भी दोष है। अगर वो देश विरोधी बयान है तो उस पर कहीं ना कहीं एक्शन होना चाहिए था, एक्शन नहीं हुआ, ये एक नाकामी है। और रही बात, अगर जनता इस बात को समझ रही है कि कोई देश हित में है, कौन देश विरोध में है, तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा, वो कोई भी दल हो। जी सर, कम से कम योगी वर्सेस अखिलेश का नाम तो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस को, और जैसे उन्होंने प्रियंका वाड्रा जी ने एक बयान दिया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मायावती जी हैं इधर बसपा पार्टी, इन दोनों को आप कहाँ देख रहे हैं? इनकी कितनी साझेदारी यूपी में? देखिए, सबकी अपनी अपनी कोशिश है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी जमीन तलाशनी है उत्तर प्रदेश में। बहुत दिनों से कांग्रेस यहाँ अपना संगठन ठीक से खड़ा नहीं कर पाई है, तो अभी कांग्रेस अपना संगठन खड़ा करने के दौर में है, और उस दौर में एक पहल है कि हम एक स्पेसिफिक पोर्शन को टारगेट करें समाज के, तो शायद उन्होंने महिलाओं पर फोकस किया है। अब ये कितना रंग लाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा कि ये कितना उन महिलाओं को भरोसा दे पाती हैं कि नहीं, जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी या वो सफल होंगी अपनी चुनावी राजनीति में, तो कितना मौका किसको देंगी आगे बढ़ने के लिए, आने वाला समय बताएगा। अभी हालांकि कांग्रेस यहाँ पर अपने संगठन को बनाने की स्थिति में ही है। जी जी। बसपा पार्टी की कितनी, सर इसके बारे में थोड़ा सा हम आपसे जानेंगे। बसपा भी कोशिश कर रही है, लेकिन बसपा में एक लीडरशिप क्राइसिस है, क्योंकि बसपा में इकलौती सबसे बड़ा चेहरा मायावती जी हैं, लेकिन वो मुझे लगता है जमीन पे उतर के इस तरीके का कोई सक्रियता उनकी नहीं है। तो एक चेहरे की क्राइसिस है। आपको चुनाव में जाने के लिए एक फेस तो चाहिए, एक लीडर चाहिए। राजनीति लीडरशिप का विषय है, लीडरशिप की कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्राइसिस है कि कोई जो भी प्रत्याशी हैं वो अपने दम पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा चेहरा या इस तरह का चेहरा नहीं है कि जो लोगों में ये ठोस विश्वास दिला पाए। मायावती जी पता नहीं किस वजह से, स्वास्थ्य कोई कारण हो या अन्य कोई वजहों से, वो जमीन पे आके कह रहे हैं कि हमारा वोटर साइलेंट है और हम पूर्ण बहुमत से आएंगे, हम इतना हल्ला दंगा नहीं मचाएंगे और आराम से हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, उनका अपना परसेप्शन हो सकता है कि हो सकता है शायद उनके अनुभव इस तरीके के रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि राजनीति में थोड़ा बहुत आपके प्रयास ऐसे होने चाहिए जो जनता में विश्वास दिला पाए कि नहीं, हम भी दमदारी से लड़ रहे हैं। वोटर साइलेंट जरूर है, उससे मुखर बनाने का काम किसका है? राजनीतिक दलों का ही तो है। तो उसे आप मुखर भी बनाइए ना, इससे जो लोग अभी शायद आपके साथ नहीं है, अगर उन्हें विश्वास हो जाए कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं आप, तो वो भी आपके साथ जुड़ सकते हैं। इतना साइलेंट रहना भी राजनीति में ठीक नहीं। जब से सर आचार संहिता लगी है, लगातार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि किस तरीके से योगी के मंत्रिमंडल में से जैसे मंत्रियों की ये एक तरफ से सिलसिला जारी हुआ, विधायक कई सारे ये पार्टी से निकले, मंत्रियों ने वहां पे इस्तीफा सौंपा और आरोप लगाया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि दर्दों की उपेक्षा हुई, हमारी सुनवाई नहीं हुई, तमाम सारे लोग परेशान हुए हमारे वर्ग के। तो एक दौर ये चला और उसके साथ में अभी कल ही आपने देखा कि अर्पणा यादव जी बीजेपी में शामिल हुई। इसको आप किस रूप में सब देख रहे हैं? ये कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा इन लोगों के आने जाने से? देखिए, जब बड़े चेहरे एक दल से दूसरे दल में आते जाते हैं तो उसका एक थोड़ा बहुत असर जरूर होता है, लेकिन बहुत व्यापक असर होगा ऐसा नहीं कह सकते आप। बहुत व्यापक असर सरकार, चूंकि जो सत्ताधारी दल है उसके परफॉर्मेंस की वजह से ही होगा। जनता 5 साल के परफॉर्मेंस को देखेगी, उस आधार पर निर्णय करेगी। तो अब हर चुनाव में ये होता रहा है पिछले, मुझे लगता है कि 15-20 सालों का जो अनुभव हमारा आपका है, चुनाव आने के बाद ये आना जाना लगा रहता है। इसका कोई बहुत दूरगामी परिणाम किसी भी दल के लिए नहीं होने वाला है। जी, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि हम पिछली बार बीजेपी के साथ में गए तो सरकार बन गई, इस बार हम चले आए तो सरकार उनका उखाड़ फेंकेंगे, बनने नहीं देंगे। वो लगातार ये दावा कर रहे हैं हर मंच से। ठीक है, कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो दावे नहीं करेगा, तो वो जहां जा रहा है वहां भी उसे अपनी एक मजबूती दिखानी है, वहां भी कुछ नेगोशिएशंस होंगे लोगों के, तो ये चलता रहता है। लेकिन इसके बहुत बड़े परिणाम होंगे जिससे सरकार बनने बिगड़ने में कोई बहुत असर पड़ेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। जी, अखिलेश यादव जी इस बार जो भी क्षेत्रीय दल हैं उनको साथ में लेकर चल रहे हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी हों, जयंत चौधरी जी के साथ उन्होंने गठबंधन किया। ये गठबंधन का असर कितना होने वाला है इस चुनाव में सर?
बिल्कुल होता है निश्चित रूप से, नहीं तो पार्टियां करती क्यों। और छोटे छोटे दल जितने भी नाम गिनाए, इनमें ज़्यादातर जातीय असर है। तो आज जातीय राजनीति, आज के राजनीति की सच्चाई है भारतीय राजनीति में, इससे हम नकार नहीं सकते। तो निश्चित रूप से कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स में इसके फायदे नुकसान होने वाले हैं हर दल को। इसलिए शायद सभी दल कोशिश कर रहे हैं, जैसे बीजेपी ने निषाद पार्टी से किया, ये राजभर जी से किया, और छोटे छोटे दलों से कर रहे हैं लोग। इसके असर जरूर उन अपने क्षेत्रीय इलाकों में होंगे। जी सर, हम हर्रैया की बात करना चाहेंगे क्योंकि आपका विधानसभा भी लोकल हर्रैया पड़ता है। हर्रैया की स्थिति को आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ बात चलता है कि अजय सिंह का बहुत विरोध है क्षेत्र में, वो विधायक हैं, जनता के अनुरूप काम नहीं कर पाए, उनके कार्यकर्ता भी, उनसे बहुत सारे लोग नाराज हैं, क्षेत्र की जनता बहुत सारे लोग नाराज हैं, उनका विरोध मतलब एक कदर बोल सकते हैं कि बढ़ चढ़ के लोग बोल रहे हैं। तो फिर तमाम सारे, जैसे इधर पाठक जी चुनाव लड़ने के लिए लगे हुए हैं, उधर मंत्री राजकिशोर सिंह लगे हुए हैं, ये किस रूप में आप इन सबको देख रहे हैं सर? देखिए, हरियाणा की स्थिति क्या होगी अभी ये कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी सिर्फ शायद बसपा ने और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। बाकी जो मुख्य दो दल हैं, भाजपा और सपा, इसने अपने प्रत्याशी तक घोषित नहीं किए हैं। तो जब तक प्रत्याशी सामने नहीं आ जाते, क्योंकि ये ठीक है सरकार किसी की भी बनेगी, इस पर डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीज़ें, पर प्रत्याशी का एक अहम रोल होता है, क्योंकि आम जनता रूबरू प्रत्याशी से ही होती है। तो जब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक इस पर कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं है। जी सर, क्या जातीय समीकरण का रोल होने वाला है हर्रैया में? पूरे प्रदेश में होने वाला है, तो हर्रैया उससे अछूता बिल्कुल नहीं रहेगा। जातीय समीकरण की अपनी एक भूमिका है, इससे आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। तो जब पूरे प्रदेश में उसकी भूमिका है, तो हर्रैया में भी होगी निश्चित रूप से। सर, एक तरीके से जैसे राजकिशोर सिंह जी बसपा से पार्टी नामित हो चुके हैं, ऐसा अखबारों के माध्यम से पता चलता है, और एक तरफ सिटिंग एमएलए तो है ही अजय सिंह जी। आपको क्या लगता है कि सपा किसको टिकट दे सकती है, या क्या समीकरण इसके लिए बनने वाला है सर? नहीं, इस पर कोई टिप्पणी करना मुझे, मैं अथॉराइज पर्सन नहीं हूँ और मैं किसी दल से भी नहीं हूँ, तो ये अथॉरिटी नहीं कि किसको टिकट देगी, ये तो पार्टियां अपनी अपनी समीक्षा करेंगी, उस समीक्षा में जो उसे लगेगा उचित, उस व्यक्ति को टिकट देगी। तो इस पर मेरा कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है बड़ी अच्छी बात होगी। जी सर, जातीय समीकरण एक तरीके से जिस तरीके से सन 2017 में बीजेपी कर रही थी समीकरण, छोटे छोटे दलों को लेकर चल रही थी, अखिलेश यादव जी इस बार वही काम कर रहे हैं, और बीजेपी 80 बनाम 20 के ये बयान देके इनको साधने में कोशिश में लगी हुई है कि हम 80 हमारे साथ में आ जाएं, 20 में सब बंटवारा कर लें। तो ये दोनों बयान आपस में टकराव की स्थिति में है, इसमें फायदा किसको हो सकता है सर? देखिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा छोटे दलों के साथ समझौता करने में कामयाब रहेगा, वो छोटे छोटे पॉकेट्स में वो इसका लाभ उठाने में कामयाब रहेगा। अब इसमें किसको ज़्यादा इसमें सफलता मिल पाती है, उस पर डिपेंड करेगा। जी वो सपा ज़्यादा छोटे दलों को जोड़ के जातीय राजनीति में अपना दखल ज़्यादा दे पाती है, या बीजेपी कर पाती है, या बसपा कर पाती है, ये इस पर डिपेंड करेगा। जी सर, आज हमारे साथ में आप एक चुनावी विश्लेषक या राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़े हैं, हालांकि आप एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ चुके हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं। क्या चाहते हैं आप इस टाइम, आप क्या सोच रहे हैं हर्रैया की स्थिति को लेकर सर? देखिए, मैंने कहा ना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। देखिए, मैं किसी दल से जुड़ा हुआ अभी नहीं हूँ, पिछले 3-4 वर्षों में मेरे पास किसी भी दल की कोई सदस्यता नहीं है। तो मैंने चुनाव भी जो जिला पंचायत का लड़ा, वो निर्दल प्रत्याशी के रूप में ही लड़ा हूँ। तो इसलिए अभी देखेंगे, लोग हमारे साथ हैं, तमाम हमारे शुभचिंतक हैं, वो लगातार पूछ रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है ना कि लोकल जनता जो रूबरू होगी, वो यहाँ के लोकल जो प्रतिनिधि होगा, जो यहाँ विधायक बनने जा रहा है, उस व्यक्ति की छवि, उस व्यक्ति का चरित्र, उस व्यक्ति के बारे में लोगों की क्या राय है। मैं अकेला हूँ नहीं, जैसे आपने कहा, राजनीतिक व्यक्ति हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, चुनाव भी लड़ा, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। तो सबके साथ बैठेंगे, मिलेंगे, सबकी भावनाओं को जानेंगे, सभी प्रत्याशियों के नाम सामने आ जाने के बाद फिर विचार करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। जो सभी लोगों के हित में होगा वही निर्णय लिया जाएगा। सर, मतलब कोई अभी विचार नहीं चल रहा कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है आपको? नहीं, अभी तक ऐसा, मैंने जब तक ज्वाइन नहीं किया तो अभी ऐसी कोई रणनीति नहीं कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये आने वाले समय में, अभी चुनाव आ जाए, प्रत्याशी घोषित हो जाए, और उसके बाद तो अपने जो हमारे शुभचिंतक हैं उन सबों के साथ में लगातार मिल भी रहे हैं। हम 3-4 दिन से क्षेत्र में थे, लगातार मुलाकातें भी हो रही हैं, और सारी स्थितियों पर नज़र रखे हुए हैं, और जो उचित निर्णय होगा उचित समय पर वो जरूर बताया जाए। सर, अभी आपने निर्दल प्रत्याशी का जिक्र किया कि हम भी निर्दल चुनाव लड़े हैं। आप हर्रैया में देख रहे हैं सुदामा जी, चाहे वो सन 2017 का चुनाव हो, चाहे वो सन 2019 का चुनाव हो, वो भी निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े हैं,
और लगातार वो क्षेत्र के बीच में बने हुए हैं, चाहे धरना प्रदर्शन करना हो, किसी की समस्या उठाना हो, उन्होंने लोगों को एहसास करा दिया है कि आपकी ताकत क्या है, धरना प्रदर्शन कैसे करना चाहिए, किन मांगों को लेकर करना चाहिए, या आपके अधिकार क्या हो, लगातार सभी के साथ में खड़े रहते हैं, कहीं भी कुछ भी करना हो। तो उनकी भागीदारी कितना आप देख रहे हैं हरैया विधानसभा में? नहीं, बिल्कुल सुदामा जी जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय हैं और एक समाज सेवी के रूप में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में शायद अभी लोग उनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। समाज सेवा और राजनीति, हालांकि कहा यह जाता है राजनीति भी एक समाज सेवा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक अंतर आया है। उस अंतर को पाटने में शायद वो भी कामयाब नहीं हुए हैं। अन्यथा जिस तरह का संघर्ष उन्होंने पिछले 4-5 वर्षों में दिखाया है, हर जनहित के मुद्दों पे जिस तरह से वो व्यक्तिगत रूप से पीड़ा सहते हुए भी वो लगातार लड़ते रहे हैं, तो इसके लिए निश्चित रूप से जनता को उनका साधुवाद करना चाहिए। समाज सेवी के रूप में उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में शायद अभी रैया की जनता उनको स्वीकार नहीं कर पाई है। देखते हैं आगे क्या होगा। जी दोस्तों, अभी तक हमारे साथ में अरविंद सिंह जी जुड़े हुए थे, जो कि हमने हर पार्टियों को लेकर सवाल किया कि बीजेपी की क्या स्थिति है जनता के बीच में, समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी हो, बसपा पार्टी हो, हर एक एक करके मैंने सभी दलों के बारे में प्रश्न किया और अरविंद सिंह जी का उस पर जवाब आया कि अभी इस स्थिति उतनी स्पष्ट नहीं हो पाई है, या उतनी स्पष्टता के साथ में जवाब नहीं दिया जा सकता है कि कौन पार्टी सत्ता में आ रहा है या कौन पार्टी अभी फाइट कर रहा है, कितने परसेंटेज के हिसाब से वो चल रहा है, अभी ये क्लियर कहना संभव नहीं है। मैंने एक एक करके प्रश्न किया, चाहे वो हरैया विधानसभा की बात हो, चाहे वो क्षेत्रीय दलों को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव जी जनता के बीच में उतर रहे हैं, श्री कृष्ण उनके सपने में आ रहे हैं, तमाम सारे हमने प्रश्न किए। तो आप सभी इस वीडियो को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, ताकि जो जिसके मन में ये प्रश्न चल रहा है कि क्या असर होने वाला है, सभी का रोल क्या होने वाला है इस चुनाव में, सभी को समझ में आ सके कि क्या चल रहा है आज के परिदृश्य में। सर, हमारे साथ आप जुड़े और आपने इतना अच्छा जवाब दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।